हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और आज की जो क्लास में हम सीनियर क्लास से टॉपिक लेकर आए हैं फिजिक्स के लेसन नंबर 5 से, वो है अपना वैद्युत द्विध्रुव, उसके आगे वैद्युत द्विध्रुव अगुण और वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा अक्षय बिंदु और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं। ये इनमें से लगभग एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में बोर्ड में मिलता है, इसलिए क्लास बहुत मोस्ट अपने सभी साथियों के पास इसे शेयर कर दीजिए। और यदि आप एफबी पर है तो हमारे एफबी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। क्या है वैद्युत द्विध्रुव? वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव लिखा हुआ मिले वो भी एक ही बात है, यही टॉपिक है उसमें भी। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवेशों के इस निकाय को या इस युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कहने का मतलब परिमाण तो उनका समान हो लेकिन प्रकृति भिन्न भिन्न हो। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऋणावेश, धनावेश। तो एक तो ऋणावेश होगा और एक धनावेश होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो लिखते हैं हम इसके बारे में। जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों का यह युग्म, आवेशों का ये युग्म या ये निकाय या ये समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या है कि दो आवेश हो और कैसे हो? समान परिमाण के हो और क्या हो? विपरीत प्रकृति के हो और एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, यानी उनके मध्य दूरी बहुत कम हो। तो देखो, जैसे मान लो ये यहाँ पे हमारा प्लस आवेश है और ये हमारे यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। तो इसके द्वारा ये क्या है? बीच की दूरी क्या है? ये बीच की दूरी अत्यल्प दूरी है। बीच की दूरी क्या है? अत्यल्प दूरी है। ये अत्यल्प यानी बहुत कम दूरी है। तो आवेशों का ये निकाय क्या कहलाता है? द्विध्रुव कहलाता है। अब देखो परिमाण की बात कर रहे थे, प्लस क्यू आवेश का परिमाण निकालेंगे बराबर होगा माइनस क्यू आवेश के परिमाण के। दोनों ही क्या आएगा? क्यू बराबर क्यू हो जाएगा। इसलिए परिमाण दोनों का समान और प्रकृति दोनों की क्या है? देखो ये प्लस धनावेशित है और ये ऋणावेशित और दोनों से अत्यल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम? द्विध्रुव का अक्ष। अब देखो इनके मध्य दूरी को हम जो लेते हैं वो मध्य दूरी के बारे में देखो, ये दोनों आवेशों के मध्य दूरी है ना, हम ले रहे हैं स्मॉल ए। दोनों आवेशों के मध्य दूरी को क्या लेंगे? स्मॉल ए लेंगे। ये ध्यान रखना, बुक में आपके 2A लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 2A ले लो, स्मॉल ए ले लो,
कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक ही बात है, रिजल्ट दो हम निकालेंगे वो सेम ही आने हैं। तो ये हमने ए ले लिया, ठीक है, किताब में 2a लिया हुआ, उससे आप करते हो तो वो भी सही है, लेकिन ये 2a हमने ए ले लिया, इससे भी वही आना है। अब देखो, यदि ये आवेश है, दोनों के मध्य जो बिंदु है, मान लो ये O है, दोनों के मध्य बिंदु क्या O है, इसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि O से इधर वाली दूरी ये a/2 हो गई, और इधर वाली भी क्या हो गई, a/2 हो गई। ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये मध्य बिंदु पर है। आगे और बात करनी वाली है, ऐसी कोई बात नहीं। और जो ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, ये द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है, और केंद्र के लंबवत जो रेखा बनाई जाती है वो द्विध्रुव की निरक्ष कहलाती है। यही हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो हमें करना है क्या, देखो ये आपको चित्र बनाना है, फिर बाद में करेंगे हम द्विध्रुव का केंद्र, द्विध्रुव का केंद्र या वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र, द्विध्रुव का केंद्र। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों का मध्य बिंदु द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। क्या बात कर रहे हैं, ये द्विध्रुव अपना प्लस क्यू, और यहां से ये द्विध्रुव हम थोड़ा बड़ा इसको समझने के लिए ले रहे हैं, बाकी ये अल्प दूरी है दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखो ये दूरी हमने क्या ली, ए, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है O, तो ये तो क्या हो गया इसका केंद्र। केंद्र के इस साइड की जो दूरी है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ये a/2 हो जाएगी, और ये इधर वाली a/2 हो जाएगी। यदि 2a होगा तो ये a हो जाएगी, ये a हो जाएगी, हमने a लिया इसलिए a/2 ये दोनों इसका मध्य बिंदु हो गया ना इसका। अब हम बात करेंगे द्विध्रुव की अक्ष, क्या करेंगे, द्विध्रुव के अक्ष के बारे में बात करेंगे। तो द्विध्रुव की अक्ष द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। ये हमें कुछ परिभाषाओं का मालूम होना जरूरी है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। क्या है, कुछ परिभाषाओं का मालूम होना जरूरी है, इसलिए हमें परिभाषा याद होना जरूरी है। तो ये अक्ष हो गया अपना, क्यों, द्विध्रुव के अक्ष के बारे में हमारे को मालूम चल गया।
अब आगे बढ़ते हैं हम। द्विध्रुव का निरक्षी द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना। द्विध्रुव का निरक्ष, तो द्विध्रुव के केंद्र के लंबवत खींची गई रेखा द्विध्रुव की निरक्ष कहलाती है। तो द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली लंबवत रेखा द्विध्रुव का निरक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विध्रुव का निरक्ष कहलाती है, ये ध्यान रखना। अब देखो अक्ष क्या है, वही बात, यहाँ पे प्लस आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, और इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, इसको आप यहाँ से मिलाकर आगे डैश 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 तक अनंत तक इधर बढ़ा दो, इधर डैश डैश करते हुए अनंत। ये क्या हो गई? द्विध्रुव की निरक्ष हो गई, द्विध्रुव की निरक्ष हो गई इस प्रकार से। तो ये रेखा क्या है? द्विध्रुव की अक्ष हो गई। ये क्या है? द्विध्रुव की अक्ष। यहाँ पे हम बात करेंगे निरक्ष की। तो निरक्ष के बारे में क्या बात है? देखो अपने पास ये तो प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, इन दोनों आवेशों को मिला दिया और इनका क्या है? केंद्र ओ है। ओ के लंबवत जो रेखा है ये क्या है? निरक्ष है, द्विध्रुव का निरक्ष। तो इसे विषुवत भी बोलते हैं। निरक्षीय रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं। तो यह ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, यह जो परिभाषा थी इसमें जो बात कर लिया हमने, अब द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे। किसकी? द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे। और यहां से अपना टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो है द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या है कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश का तो परिमाण और द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य दूरी को गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो देखो द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
क्या कहते हैं, द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। अब हम द्विध्रुव आघूर्ण, दो द्विध्रुव बनाते हैं। पहले तो ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश द्विध्रुव बन गया। इनके जो दोनों आवेशों के मध्य दूरी क्या है, ये ए है। और हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो ये लो P सदिश इक्वल टू क्या हो गया, किसी एक आवेश का परिमाण, यानी कोई भी आवेश ले लो, माइनस वाला ले लो चाहे प्लस वाला ले लो, उसका परिमाण धनात्मक होगा। और दोनों आवेशों के मध्य दूरी ए, तो क्या होगा ये 2QA। यदि आप इसको 2A लेते तो Q इंटू 2 ये हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे को ध्यान रखना है। तो P का मान क्या हो जाएगा, Q A के ऊपर सदिश। तो यहाँ पे रखे हम क्या, P इक्वल टू Q का मापांक, कोई सा भी ले लो एक आवेश, उसका परिमाण ले रहे हैं, और ये तो क्या हो गया QA सदिश। ये क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण का मान इस सूत्र के द्वारा हम निकालते हैं। अब द्विध्रुव आघूर्ण की हम बात करते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण है क्या चीज, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो वो क्या है, एक नंबर, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। फिर 2 नंबर पर, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश, यानी माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। यही हमारे को थोड़ा कंफ्यूज करने वाली है कि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, और बाकी सब हम जो विद्युत तीव्रताएं निकालेंगे वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। क्योंकि उसमें हमने क्या कहा था, धनावेश के लिए आवेश के परीक्षण आवेश की ओर, और ऋणावेश के लिए परीक्षण आवेश से ऋणावेश की ओर। इसका मतलब जब धनावेश हम लेते हैं तो परीक्षण आवेश ऋणावेश हो जाता है। ऋणावेश ले रहे हैं तो ऋणावेश तो पहले से ऋणावेश है, तो परीक्षण आवेश ऋणावेश की ओर हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम उसका निष्कर्ष निकाले तो क्या पूछते हैं कि धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यह है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, वो क्या है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ध्यान रखना। तीसरा है द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर। क्यों, Q इंटू ए होता है, तो Q का तो कूलाम हो जाएगा, ए का मीटर हो जाएगा, तो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। या इसे, इसकी खोज जो डीबाई ने की थी, इसका मात्रक डीबाई भी होता है। कूलाम इंटू मीटर होता है या फिर डीबाई। जैसे बल की खोज न्यूटन ने की, न्यूटन हम उसका मात्रक रखते हैं, बाकी वैसे न्यूटन थोड़े ना होता है। क्या होता है उसका, F बराबर m में लेते हैं हम, F बराबर m में, और इसका क्या हो जाएगा, m द्रव्यमान है इसलिए किलोग्राम, एक का क्या होगा मात्रक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही तो होगा। तो
है तो ये, लेकिन न्यूटन ने खोज की बल्कि, इसलिए उसका न्यूटन दे देते हैं बल का मात्रक। इसी प्रकार यहाँ पे इसका डी बाई मात्रक दे देते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, सॉरी विमा क्या हो जाएगी द्विध्रुव आघूर्ण की, क्यू की तो होती है M0 L0 T1 A1, ये तो निकाली थी हमने क्यू की, और साथ में क्या गया ए आ गया, तो इसकी हो गई एल, और दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा M0 L1 T1 A1, M0 L1 T1 A1, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगी M0 L1 T1 A1 होती है। तो ये हमारे पास द्विध्रुव की जो बारे में विशेष बातें थी चार, ये आपको ध्यान रखनी है। द्विध्रुव की दिशा कई बार पूछ लेते हैं, जो आपके आधा नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें, तो ऋणावेश से धनावेश की ओर, और हम सब में रटते रहते धनावेश से ऋणावेश की ओर, और इसकी दिशा पूछ लेते हैं हम उसमें धनावेश से ऋणावेश की ओर करके आ जाते हैं और गलत हो जाता है उस समय क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना थोड़ा हमारे को। अब हम आगे बढ़ेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करेंगे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र एक ही बात है, दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं। और वो दो स्थिति कौन कौन सी है? पहली तो है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। पहली तो कौन सी है? अक्षीय रेखा पर ले बोल दो चाहे इसे, या अक्षीय बिंदु पर बोल दो। तो मैंने इसको अक्षीय लिख दिया, अक्षीय या अक्षीय रेखा या अक्षीय बिंदु या अक्ष पर, और इसे बोल देते हैं हम अनुदैर्ध्य बिंदु पर, अनुदैर्ध्य स्थिति। अक्ष की हमने बात की थी अभी, द्विध्रुव की दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। तो अक्षीय रेखा का मतलब वही है, उस पे हम ज्ञात करेंगे। 2 नंबर पे हमें दूसरे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने एक परिभाषा और की थी, वो थी निरक्ष ये या निरक्ष पर, निरक्षीय बिंदु पर या निरक्ष पर, या फिर इसे बोल दोगे आप अनुप्रस्थ स्थिति में, या इसे बोल दोगे आप विषुवत बिंदु पर, विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा या विषुवतीय बिंदु पर। ये दोनों स्थितियों में हम क्या करेंगे? द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करेंगे, जो हम अभी करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट लेते हैं हम, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनुदैर्ध्य रेखा पर आ जाए तो भी ध्यान रखना एक ही बात है। तो हम लिखेंगे
द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, या अनुदैर्ध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। द्विध्रुव के कारण बहुत अच्छा टॉपिक है और काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। द्विध्रुव के कारण उसके किसके द्विध्रुव के अक्षीय, कोष्टक में लिख देता हूं क्या, अनुदैर्ध्य बिंदु ले लो या रेखा लिखोगे तो भी एक ही बात है, लेकिन हम यहाँ पे बिंदु का प्रयोग कर लेते हैं। बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने जा रहे हैं हम, तीव्रता की गणना करने जा रहे हैं हम, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें इसमें समझना पड़ेगा, हमें अक्षीय का प्रयोग किया है तो हम द्विध्रुव की अक्ष की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखिए, अक्षीय रेखा किसकी, द्विध्रुव की। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा को द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं या अक्षीय रेखा कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। अब मैं भी इसके बारे में जो चित्र बनाएंगे उस चित्र के बारे में आपको ध्यान देना है। यदि चित्र को आपने अच्छी तरह समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा एकदम आपके लिए, यह ध्यान रखना है। तो ये सभी सफाई करके मैं और चित्र बनाता हूं इसका यहां पे। यह आपका प्लस क्यू आवेश है, यह आपका माइनस क्यू आवेश है। ये इसको मिलाने वाली रेखा है और इसको हमने आगे तक बढ़ा दिया। यहाँ पे कोई बिंदु पी परीक्षण बिंदु है, वहां तक हमने इसको बढ़ा दिया। पहली बात तो ये है हमारे ध्यान देने के लिए कि जो ये द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बिंदु देखो, इसको हमने माना ए बी द्विध्रुव है। तो जो ए बी द्विध्रुव है इसके जो मध्य दूरी है वो क्या है, ए। ठीक है, और इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र इसका मध्य बिंदु होता है। यदि मध्य में नहीं भी लगा तो मध्य बिंदु ही मानना है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओ। ठीक है, ध्यान देना, ओ और ए के मध्य जो ओ ए की दूरी है ये क्या हो जाएगी, ओ ए बराबर हो जाएगी ए बटा 2। ठीक है, क्योंकि ये इसके मध्य बिंदु है। और इधर ओ बी बराबर भी क्या हो जाएगी, ओ बी बराबर भी हो जाएगी ए बटा 2। आदि तो होनी है, चलो ठीक है। लेकिन इसमें हम आगे क्या करेंगे, जो द्विध्रुव के द्वारा द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हैं ना, उसके केंद्र से दूरी लेते हैं। तो ये जो परीक्षण बिंदु है ना, इसकी केंद्र से दूरी लेते हैं और उस दूरी को हमने माना कि ये दूरी है ना, इस दूरी को हमने माना केंद्र से जो ओ से लेकर यहां तक की जो परीक्षण बिंदु पी है, यहां तक की दूरी है स्मॉल आर। क्या है, स्मॉल आर है। अच्छी तरह समझना, एक एक पॉइंट आपके समझ में आने वाली बात है। तो यहां से यहां तक की दूरी ओ पी का मान क्या है, आर है। ए बी का मान क्या है, ए है।
ओ ए का मान a/2 है, ओ बी का मान a/2 है। अब हमें निकालना, देखो सबसे पहले इसकी बात करनी है हमें, किसकी, बीपी का मान निकालना है। बीपी का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके द्वारा इस पर और इसके द्वारा इस पर, यानी बीपी का मान भी हमारे को मालूम होना चाहिए और एपी का मान भी हमारे को मालूम होना चाहिए। तो पहले हम बीपी का मान निकालते हैं, और बीपी का मान जैसे ही आप निकालोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये बी से लेकर पी तक, ये बी से लेकर पी तक की जो दूरी है यहाँ तक की, ये आपके गौर करोगे तो आपके समझ में आएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की आर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये ओ बी है, ये क्या है, a/2 है, और हमें तो निकालनी है बीपी। इसका मतलब r माइनस a/2 हो जाएगी, r माइनस a/2, क्योंकि ये दूरी हमें निकालनी है। तो ये इस दूरी का मान देखो क्या हो जाएगा, इस दूरी का मान हो जाएगा पूरा कौन सा, OP माइनस OP, यहां तक पहुंच गए। OP में से OB घटाएंगे तो BP का मान आ जाएगा, ये OB घटा दिया हमने। यहाँ पे ये उतारना नहीं है, हमें समझने के लिए किया। तो देखो OP का मान तो क्या है, OP का मान तो R है हमारे पास, OP का मान तो क्या है, R है, तो हमने R रख दिया। तो बताओ OB का मान क्या है, a/2 है, तो इसका a/2 रख दिया, ये लो, ये मान हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब एपी का मान लेना हमें, एपी का मान यहां से लेकर ए से लेकर पी तक का मान हमें लेना है। थोड़ा नीचे लेते हैं, ए से पी तक का मान लेना, तो ये कितना हो जाएगा भैया, देखो देखिए आपके समझ में आ रहा होगा कि यहां से लेकर यहां तक का तो r है और इधर a/2 और रखा हुआ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ar प्लस a/2। यह आपको यदि मालूम चल गया चित्र के द्वारा तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें द्विध्रुव बनाना। माना द्विध्रुव AB बराबर a है, AB जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित, R दूरी पर कौन सी पर, अक्षीय रेखा पर, द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह हमें ध्यान है, ठीक है। तो यह हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसका मान तो A है, OA का मान क्या हो गया, a/2, OB का मान a/2 हो गया। हमें निकालना क्या है, O से P तक की दूरी, तो O से P तक की दूरी निकालेंगे तो ये हमने R मानी है। O से P तक की दूरी क्या है, R है, क्योंकि R दूरी पर के अंदर से ये P, ये हमने पहले मान ली। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बीपी का मान, क्योंकि बी से पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ए से पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ये हमारे को ध्यान रखना है। तो देखो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली बीपी, यानी ये पूरी तो आर है ओ से पी तक, हमें निकालना है बीपी, यानी हमें तो इतना ही निकालना है, ये घटा दो आर माइनस a/2। अब हमें निकालना है ए से पी तक की दूरी, क्योंकि ए से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी पर ज्ञात करनी है। तो ए से पी तक की दूरी क्या है, देखो ये आर तो यहाँ से यहाँ तक ये रखा रहा हुआ, ओपी का मान आर है, और ओपी में क्या जोड़ देंगे, ओ ए जोड़ दो, ओपी प्लस ओ ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओपी प्लस ओ ए, ओपी का मान आर और ओ ए का मान a/2, तो r प्लस a/2। यहाँ पे क्या था हमने OP माइनस OB किया था, क्योंकि हमें BP का मान निकालना था। तो OP तो ये पूरा हो गया, इसमें से ये OB घटाएंगे तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे यदि आप इसको देखना चाहो तो यहाँ पे मैंने पहले भी लिखा था ऊपर OP माइनस OB, ये था, ठीक है। इस तरीके से ये चित्र हमारे को यदि मालूम चल गया तो हमारे आधी परेशानी सोल्व हो गई। आधी परेशानी क्या हो गई, सोल्व हो गई। अब इसमें हमें थोड़ी थ्योरी लिखनी होगी, और वो थ्योरी क्या होगी, जैसा चित्र में लिखा गया है वैसा ही लिखेंगे। माना द्विध्रुव AB बराबर A है, माना द्विध्रुव AB बराबर A है, जिसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर
इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण? द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस ये करना है, फिर हम लिख देंगे कि ये आगे जो लिख रहे हैं जो देखो इस तरीके से। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले माना द्विध्रुव ए बी बराबर ए के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो माना द्विध्रुव ए बी, यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये भी तो द्विध्रुव की पहचान है, बराबर ए है। द्विध्रुव ए बी क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, यही तो है देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर ए, इसकी दूरी हो गई है, जिसके कारण उसके केंद्र से आर दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु, अक्षीय ले रहे ना, अक्षीय बिंदु P, इस अक्षीय बिंदु को परीक्षण बिंदु भी बोल सकते हैं, अक्षीय परीक्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या लिखा हमने? देखो, माना द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू माइनस क्यू, ये द्विध्रुव की पहचान है, बराबर ए है, जिसके कारण उसके केंद्र से आर दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। या देखो, केंद्र बिंदु, केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, ये देखो R दूरी पर है ना, इस पर हमें क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब हमें क्या करना है? ये तो कर लिया हमने दूरी, इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं, हमने ऐसा कि यहाँ किया है दर्शा दिया, वरना हमें नीचे लिखते माना द्विध्रुव की दोनों आवेशों के मध्य दूरी ए है, हमने यहाँ पे कर दिया, और नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं। अब तो हमें डायरेक्ट क्या करना है? हमें डायरेक्ट जो करना है वो करना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और प्लस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर स्थित है? ए बिंदु पर स्थित है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ई हो जाएगी। तो देखो कैसे करनी है हमारे को, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ई। तो ये तो मैंने लिख दी ई। अब हमारे को थोड़ा फ्लैशबैक में जाना है, और वो क्या देखना है कि हमने जो ई का मान निकाला था वो हमारे को क्या प्राप्त हुआ था? वो प्राप्त होता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप। ये सदिश रूप में ले लो, सदिश रूप में नहीं लोगे तो भी कोई बात नहीं, ऐसे रख दोगे तो भी, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा उसका मान। तो वहां पर तो हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर थोड़े ना होगा, यहाँ पे तो हमें चित्र के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ऊपर तो क्या रखेंगे? ये के आ गया और ये क्यू भी आ गया, क्योंकि इधर क्यू ही तो है, ये के और क्यू तो आ गया, लेकिन जो नीचे की
प्रोसेस है वो हमारे को कुछ दिक्कत देने वाली है। और वो प्रोसेस क्या है, ए से पी तक की दूरी, क्यों, इससे इस पर ज्ञात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ए से पी तक की दूरी क्या है, आर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, आर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, या आप सीधा इसको एपी का स्क्वायर भी बोल सकते हो। एक बार ऐसा लिखना चाहो तो आप एपी स्क्वायर भी लिख सकते हो, ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। इसको आप ऐसे लिखोगे के क्यू अपॉन एपी स्क्वायर, इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा के क्यू अपॉन एपी का जो मान आएगा वो आ जाएगा, देखो ओपी प्लस ओए, इनका स्क्वायर हो जाएगा। और इनके लिए हम मान रखेंगे इसका आर और इसका ए बाई टू का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। ठीक है, तो हम सीधा ही रख देंगे ना, ए से पी तक की दूरी चित्र में हमारे को दी गई है आर प्लस ए बाई टू, इसका देखो ये आएगा, तो आर प्लस ए बाई टू हम सीधी यहाँ पे मान रख देंगे इसका, तो यहाँ पे सीधा रखो, ए पी स्क्वायर रखने की आवश्यकता नहीं, आर प्लस ए बाई टू। चित्र में सब कुछ अगले को भी दिखाई दे रहा है और हमारे को भी दिखाई दे रहा है। ये ऊपर है क्यू और ये ए बाई टू। ठीक है, अब इसकी दिशा भी हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि दो तीव्रताएं आएगी और दोनों तीव्रताओं का हम योग करेंगे तब परिणामी तीव्रता ज्ञात होगी, क्योंकि यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत लगने वाला है तीव्रताओं के। विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए द्विध्रुव के दोनों आवेशों के द्वारा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर कुल तीव्रता होती है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि द्विध्रुव के कारण यदि हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो द्विध्रुव के दोनों आवेश प्लस और माइनस के कारण उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उन दोनों तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा। और सदिश योग अध्यारोपण के सिद्धांत में कर रहे थे, वही बात यहाँ पे है। तो अब हमें ध्यान करना है, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की और बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे दिशा क्या हो जाएगी, ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहाँ पे दिशा लिखेंगे हम क्या, प्लस से माइनस की ओर, तो ये प्लस ना अपने आप ही ये माइनस हो गया इस पर होने वाला क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ए से पी की ओर, ए से पी की ओर, या इसे आप ऐसे लिख लोगे एपी की ओर, या एपी दिशा में, एपी दिशा में, यहाँ पे एपी दिशा में ऐसे लिखोगे, और भी आपके लोग एपी दिशा में। ठीक है, या तो ये रख दोगे कि ए से पी की ओर, ये चिन्ह दर्शा रहा हमारे को, इसकी दिशा ये है विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, अब हम दूसरा बात करेंगे किसके बारे में, माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दो आवेश है, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लो, अपना काम आसान हो जाएगा। तो लो नीचे तक आ जाएगा क्या, नहीं ऊपर ही चलना पड़ेगा, ऊपर चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट, इस टॉपिक को भी यहाँ से सफाई कर देता हूँ, इससे हमारे को थोड़ी आसानी लगे लिखने में। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या होगी वो तीव्रता, देखो हमारी यहाँ पे जो हम लिखने जा रहे हैं वो देखो तीव्रता क्या होगी, ए बी होगी, और ए बी बराबर हमारे पास वो के क्यू आना है, तो ए बी बराबर के क्यू अपॉन, ये तो आ गया के क्यू अपॉन, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस और प्लस का, इसके आगे केवल हमें दिशा का ध्यान रखना होता है और उसका परिमाण ही लेते हैं हम साथ में, तो ये तो के क्यू आ जाएगा। अब देखो दूरी क्या है, दूरी तो ये होगी, हमें लिखना पड़ेगा बीपी स्क्वायर, और बीपी स्क्वायर हम लिखेंगे बीपी स्क्वायर के क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर हो जाएगा, और बीपी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, बीपी बराबर हो जाएगा ओपी माइनस ओबी का स्क्वायर, और ओपी का मान आर और ओबी का
a/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ही r - a/2 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। यह आपकी तीव्रता हो गई r - a/2 का होल स्क्वायर। ये सदिश रूप में है, यहाँ पे भी सदिश ही है, यहाँ पे हम r कैप लिख देते हैं उस तरीके से। बाकी आप इसको इसी तरीके से आप सदिश रूप में। अब इसकी हम दिशा की गणना करेंगे तो हम कह रहे धनावेश से ऋणावेश की ओर, लेकिन हमने तो ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की है। किसके लिए की है? ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की है। इसका मतलब इस आवेश के लिए यहाँ पे जो होने वाला आवेश है, जो परीक्षण आवेश होगा, वो धनावेश की तरह व्यवहार करेगा। तो परीक्षण आवेश से ऋणावेश की ओर इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, यानी पीबी। कौन सी? पी से बी की ओर, पी से बी, या फिर आप इसे लिखोगे पीबी दिशा में, पीबी दिशा में लिखोगे या पी से बी की ओर। ये दिशा दर्शाने का तरीका हो गया, हम ऐसे लिख लेंगे। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अब आगे जो जस्ट आएगा तो हम ये लिखेंगे द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता। द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता लिखेंगे। और देखो परिणामी तीव्रता बिंदु पी पर द्विध्रुव के कारण लिखेंगे तो क्या आएगा? दोनों तीव्रताओं का योग आएगा, Ea प्लस Eb। अब हमारी दिक्कत ये होगी कि Ea प्लस Eb सदिश योग के बराबरित होता है। अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो जो E होगा वो Ea प्लस Eb के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे देखो हमने दिखाई Ea की दिशा तो है A से P की ओर और Eb की दिशा है P से B की ओर। तो ये देखो जो Ea यहाँ की जो तीव्रता है, इसकी दिशा तो कह रहा है इधर है, और जो यहाँ पे Eb इसकी दिशा कह रहा है नहीं भैया इस साइड में। तो ये तो दोनों विपरीत साइड में हो गए। इसकी दिशा ये, इसकी दिशा ये, इसलिए दोनों क्या होंगे? घट जाएंगे। यहाँ पे बड़ा झमेला है बाबा, इसलिए आपको उस झमेले को हल करते हुए चलना है। सीधा जोड़ दिया और मान रख दिया और आपने हल कर दिया तो आपके पास इसका आंसर नहीं आने वाला है। इसलिए आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो देखो द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अतः विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर या प्रेक्षण बिंदु पर P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता ही लिख दो यहाँ पे, परिणामी तीव्रता। अब यहाँ के जो पॉइंट है वो समझने वाला है आपके लिए, वो उसी पे गौर करना हमारे को। सीधा आपको यहाँ पे रखना है बिना सोचे समझे E सदिश बराबर E सदिश बराबर E सदिश प्लस Eb सदिश। समीकरण नंबर आप इसको 3 डाल सकते हो और नहीं रखते हो तो भी कोई बात नहीं, ऐसे रख लोगे तो भी कोई बात नहीं। अब देखो हमें यह ध्यान देना है कि पहले तो इनमें से बड़ी कौन सी है। पहले तो हमें यह ध्यान देना है कि ये दोनों Ea व Eb क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। और फिर ये ध्यान देना है कि इनमें से बड़ी कौन सी है और ज्यादा तीव्रता का मान किसका है और कम तीव्रता का मान किसका है, वो ध्यान देना है। तो देखो इसमें देखो ये बड़ी है या ये बड़ी? देखो Eb बड़ी है। क्यों? क्यों? जैसे मान लो हमारे पास 5 है, 5 में हम भाग दे रहे हैं 4 - 2 का, और 5 में भाग दे रहे हैं हम, यहाँ पे मान लो हमने 12 ले लिया, 12 में दे रहे हैं 4 - 2 का, और 12 में भाग दे रहे हैं हम 4 + 2 का। ठीक है, 1 मिनट समझना। तो ये 12 बटा कितने हो गए? 2, इसका तो मान आ गया 6, और यहाँ पे देखो ये क्या हो गया? 12 बटा 6 और इसका मान आ गया 2। तो कम किसका आया? कम इस वाले का आया जो नीचे प्लस में। ऊपर वाली संख्या तो देखो KQ,
के क्यू समान है। ऊपर की संख्या जो समान है, नीचे की संख्या जो जितनी छोटी होगी उतना ही उसका मान अधिक होगा। तो यहाँ पे तो देखो प्लस है, यहाँ पे तो क्या है प्लस है, और यहाँ पे क्या माइनस, इसलिए नीचे जो माइनस में जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इसलिए ए बी बड़ी है। तो हमें यहाँ पे ये दर्शाना है कि ए बी बड़ी है किससे, ई से, और ये दोनों विपरीत है। क्या है, ये दोनों विपरीत है। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए व ए बी की दिशा परस्पर विपरीत है। क्या है, विपरीत है, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए परिणामी तीव्रता का मान इन दोनों के अंतर के द्वारा ज्ञात होगा। इसलिए परिणामी तीव्रता दोनों तीव्रताओं के अंतर से प्राप्त होगी। समझे कि दोनों की, समझे कि ई व ई बी की दिशा विपरीत है, इसलिए परिणामी तीव्रता दोनों तीव्रताओं के अंतर से प्राप्त होगी। अब दोनों तीव्रताओं के अंतर से परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी, तो हमें यह भी ध्यान देना होगा कि बड़ी तीव्रता कौन सी है, अधिक कौन सी है और कम कौन सी है। तो हमारे को मालूम है ज्यादा तो ई बी है, तो हम यहां पे लिखेंगे ई बी बड़ी है किसे, ई ए से, इसलिए जो ई आएगी परिणामी तीव्रता वो हो जाएगी ए बी माइनस ई ए। क्या हो जाएगी, ए बी माइनस ई ए हो जाएगी परिणामी तीव्रता। ये समीकरण नंबर 3 ही है, ये क्या है, समीकरण नंबर 3 ही है। ठीक है, हमने इसी को परिवर्तित करके क्या कि ये जो हमने तो सदिश योग से प्राप्त किया परिणामी, यहाँ पे हमने वो योग वाला इस फॉर्मूला लगाया, लेकिन कहा ये दोनों विपरीत है। विपरीत है इसका मतलब घटने से प्राप्त होगी। इसकी दिशा इधर है ये की, और इसकी इधर है, और ए बी का मान ज्यादा है, इसलिए ए बी में से ये को हमने घटा दिया। तो समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 को रखने पर, ठीक है। अब आपके यदि इतनी कहानी समझ में आ गई तो ये आगे की प्रॉब्लम बहुत आसान होने वाली है। समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 को रखने पर, इसको 1 मिनट आप छोड़कर इसी को 3 मान लेना, जिसकी आपकी दिक्कत ना हो। ये लो ई ए बराबर क्या है, ई बी माइनस ई ए, ये समीकरण 3 है। इसमें मान रखेंगे, मैंने यहाँ पे उतार दिया 1 मिनट ऊपर। मान रखेंगे किसका, पहले तो ए बी का मान रखेंगे, और ए बी का मान हमारे पास समीकरण 2 में था, क्या था, के क्यू अपॉन आर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस तो माइनस, ए का मान था के क्यू अपॉन समीकरण 1 में आर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों मान हमने समीकरण 1 व 2 से रख लिए। अब हमारे को करना क्या है, देखो इनमें सबसे पहली बात है, इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। देखो ऊपर से के क्यू क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो के क्यू को हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो ये लो के क्यू आ गया बाहर, और अंदर जो बचेगा वो कहानी आपकी कुछ इस प्रकार से, यहाँ से 1 और नीचे बचेगा आर माइनस ए बटा 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 यहाँ पे भी के क्यू बाहर, आर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका मान। इन दोनों का लेंगे हम अंदर वाली संख्याओं का एलसीएम, तो यहाँ पे तो है
आर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे आर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों ही एलसीएम के रूम में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस। यदि दोनों में प्लस होता तो एक के काम लेने से काम चल जाएगा, लेकिन अब दोनों ही एलसीएम में आएंगे। तो दोनों एलसीएम में आएंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, के क्यू। कैलकुलेशन थोड़ी टफ यहाँ पे आपको लगेगी, लेकिन गौर से ध्यान दोगे तो एक एक बात आपके समझ में आएगी, मेरी गारंटी के साथ बात है। इसलिए आप ध्यान देना कैलकुलेशन पर अच्छी तरह से। ये हो गया आपका आर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, और ये हो गया दूसरे कोष्ठक में आर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। देखो आर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर का इसमें भाग दिया तो ये तो कट गया, और इधर क्या आ गया, आर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर आ गया ऊपर। इससे ये कट गया तो बचा ये, इसको ऊपर रख दो, ऊपर मान एक है, इससे गुणा करोगे तो यही मान आ जाएगा, और यहाँ पे लगा दो माइनस। फिर देखो आर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर से आर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे, आर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, आर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर। ये बात यदि आपके अच्छी तरह समझ में आ गई तो आपकी कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। आगे तो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी ही हल करना है आगे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत आसान टॉपिक है और कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है। अब आगे सफाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह आगे हमारे काफी बढ़ा हुआ मिलने वाला हमारे को। तो इसकी कैलकुलेशन में ऊपर करता हूं, यहाँ पे देखो, इसको पहले मैं यहाँ पे उतार लेता हूं और फिर करता हूं कैलकुलेशन। क्या है, ई सदिश इक्वल टू के क्यू कोष्टक आर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे था आर प्लस आर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर और आर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर ये था। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं, उस पर गौर करना आपको। देखो एक ऐसा सूत्र आता है आपके पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको रखते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा एक हमारे पास सूत्र आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको रखते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनमें फर्क क्या है, दो के आगे प्लस माइनस का फर्क है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे दो के आगे प्लस लगा दो, यहाँ पे माइनस है तो दो के आगे माइनस लगा दो। एक हमारे पास सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर इसका होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। दोनों ही सूत्र है, देखो तीनों सूत्र यहाँ पे काम आने वाले अपने, यह ध्यान देना है। तो पहला तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, के क्यू फिर देखो यहाँ पे है अपने पास आर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, यानी ये सूत्र हमारे को लगाना है इसमें, तो ये कोष्टक लगा के मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। आर प्लस ए बाई टू का आर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये देखो ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, बी का मतलब ए बाई टू का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बटा 4, ए स्क्वायर यानी ए बटा 2 का, ये देखो इसका होल स्क्वायर कर दिया, और प्लस 2 गुना आर गुणा बी ए बटा 2, ये हो गया। यही हुआ ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया मैंने, अलग अलग दिखा दिया इनको। दूसरे में क्या लगेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस वाला लगेगा, तो ये लो माइनस लगाया हमने और मैंने एक मंजिला कोष्टक लगा दिया। एक का स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ए बटा 2 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ए आ जाएगा, गुणा ये बी आ जाएगा। ये आपका इसका होल स्क्वायर को खोलने पर मान आ जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, इसलिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो माइनस था तो कोष्टक लगा लिया मैंने मंजिला, और फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस तो माइनस 2ab कर दिया। वैसे ही अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी का स्क्वायर,
ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर माइनस ए बटा 2 का स्क्वायर। और इनके ऊपर क्या लगेगा, इनके ऊपर लगेगा मंजिला कोष्टक लगाकर होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा आपका होल स्क्वायर लग जाएगा। ये तो इन दोनों की प्रोसेस हुई किस किस के, आर माइनस ए बाई 2 और आर प्लस ए बाई 2, इनके लिए किया तो क्या गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो ये जो बीच वाली थी ये तो इन दोनों के बीच में प्रोसेस हुई, लेकिन इनके ऊपर क्या था स्क्वायर था, तो स्क्वायर हमने इसके अंदर लगा दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ने पर हमारे को क्या प्राप्त होगा वो देखो। E बराबर के क्यू तो बाहर है ही आपका, और ये लो नीचे तो जो आपका मान आया वो आया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, ये मान आ गया। ठीक है, नीचे तो, और इसका मान रखेंगे तो देखो ये आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ गया, प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर बटा 4 और प्लस 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, और क्या आ गया हमारे पास ए आर कर लो चाहे इसे आर ए कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो मैंने आर ए ही कर लिया इसको। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ये सभी प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, तो देखो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको स्क्वायर भी तो करना है, और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, क्योंकि ये चिन्ह है बाहर माइनस का, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 2 से 2 को काट दो और क्या बच गया आर ए बच गया। ये हमारे पास कुल मान आ गया हल करने पर। हल करने पर ये कुल मान आ गया, दोबारा से देख लो, आर स्क्वायर रख दिया, इसका स्क्वायर क्या तो ए स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा, 4 2 का 4 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 4 प्लस, और प्लस 2 से 2 को काट कर आर ये आ गया। यहाँ पे कोष्टक के बाहर माइनस है तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएंगे सभी का, आर स्क्वायर का माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये ए बाई 4 आएगा, ए स्क्वायर बाई 4 आएगा प्लस में, तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा, ये 2 से 2 कटकर आर ए आएगा, लेकिन किसमें आना था माइनस में, लेकिन ये माइनस और माइनस टकरा कर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास ये काम हो गया। अब जो कट रहा है उसको आप यहाँ पे ही काम तमाम कर दो, उसका आगे झंझट रखने की आवश्यकता ही नहीं हमारे को। यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस है, काटो ना, यहाँ पे आगे कहाँ लेकर जाएंगे, आगे भी शून्य होंगे, यहाँ पे शून्य कर दो इनको। ए स्क्वायर बाई 4 प्लस में, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस में, इसको भी काटो भैया, हमें नहीं रखना, जो फालतू का कचरा उसको यहाँ पे ही सफाई कर दो। जो अपने पास बचा वो है के क्यू तो जो बाहर आ गया, और जो कोष्टक में बचा वो है अपने पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर तो नीचे है, और ऊपर देखो क्या बचा आर ए जुड़कर क्या हो गया 2 आर ए हो गया, क्या हो गया 2 आर ए हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ पे हमारे को थोड़ी सी प्रोसेस इसमें करनी है, इसको अंदर ले ले, अंदर तो लेना ही लेना, तो ले लेते अंदर, पहले बाहर लिया था तो अब अंदर ले लो, इसको क्या फर्क पड़ता है, अपना तो यही काम है, कभी कॉमन ले लो कभी वापस इसको वितरित कर दो। तो ये लो E बराबर जो आपके पास मान आएगा वो है 2 के 2 क्या आ गया क्यू ए आ गया, क्यू आ गया और ये ए आ गया, इसके आगे लगा दूंगा मैं कोष्टक क्यू ए के आगे। देखो क्यू और ए ये गुना हो गया, सर आर क्यों नहीं ले रहे, अरे आर भी ले रहे हैं, दिक्कत क्यों कर रहे हो आप, दोनों ले रहा हूं मैं तो, थोड़ी देर रुक तो जाओ। ये लो यहाँ पे आर ले लिया, तो देखो 2 भी आ गया, के भी आ गया, क्यू भी आ गया, ए भी आ गया, आर भी आ गया, और नीचे जो मान था वो भी ले लेंगे यहाँ पे। अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं करना था, ये लो कोई चेंज तो करना ही नहीं है ना, बस यहाँ तक ये ले लिया हमने। अब देखो यहाँ पे आकर हमारे को सोचना है, हमें तो वहां पे जाना है, कहां पे, सबसे पहले बात के जो ये क्यू ए है, क्यू ए ये क्या होता है पी के बराबर होता है, क्योंकि ये किसके बराबर होता है पी के बराबर होता है।
द्विध्रुवीय आघूर्ण का मान ये तो निकाला था हमने, P बराबर क्यू ए। तो इसको आप ऐसे रख लो, चाहे P बराबर क्यू ए हो गया। ठीक है, ये क्यू है, ये है, तो ये तो इसका मान तो P हो गया। दूसरी यहां पे हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखो R है ना a/2 से बहुत बड़ा है। देखो क्या कहा था हमने कि जो ये दो आवेश है ना, द्विध्रुव के दो आवेश प्लस और माइनस, इनके मध्य दूरी जो ए है ना, ए, इसके आगे हमने लगाया था, क्या लगाया था, अत्ते अल्प, यानी बहुत कम, बहुत छोटी लंबाई है। ये क्या है, बहुत छोटी लंबाई है, या ये दूरी बहुत कम है, ये लंबाई बहुत कम है। ठीक है, इसका मतलब ये तो बहुत छोटी है। और R का मान तो हम कितना भी ले सकते हैं, R तो मान लो यहां से लेकर हमने यहां तक ले लिया, यहां तक भी ले लिया, यहां तक भी ले लिया, यहां तक भी, हम चाहे जहां पे भी ले सकते हैं R का मान। तो इसका मतलब है ये जो आपका A है, ये A R के बजाय बहुत छोटा है, या इसको ऐसा लिखोगे, A बहुत छोटा है किसे, R से। ठीक है, तो चूंकि R बहुत बड़ा है किसे, A से, R बहुत बड़ा है A से, इसका मतलब R और भी बड़ा होगा, और भी बड़ा होगा, और भी बड़ा होगा किसे, a/2 से, इसे तो और भी बड़ा होगा। इसका मतलब जो R² है ये तो और भी बड़ा हो जाएगा, बहुत 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 बड़ा हो जाएगा किसे, a²/4 से। देखो R ही ऐसे बहुत बड़ा है, क्यों, R ऐसे बहुत बड़ा है क्योंकि एक तो अत्यल्प है। हमने पहले परिभाषा में ही कहा था कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, कि दो आवेशों, द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत कम दूरी पर, यानी अत्यल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं। तो आवेशों के इस जो समायोजन है या जो व्यवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो ये तो कहा था, यानी ये जो A तो बहुत छोटा है, तो R तो बड़ा है ना, तो R इसे बड़ा है, तो R a/2 से तो बहुत बड़ा होगा, इसमें 2 का भाग दे दिया हमने, तो R² कर दिया, तो ये तो बहुत बड़ी हो गई। और ये भी a²/4, नीचे 4 का भाग लग रहा है, और भी प्रॉब्लम हो गई, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। इसका मतलब है ये जो a/4 है ना, a/4 को क्या मान ले, R के बजाय नगण्य मान ले। जो R² है ना, R² के मुकाबले में a²/4 को क्या मान लिया, नगण्य मान लिया, लगभग शून्य के तुल्य है। R² के सामने a²/4 लगभग शून्य के तुल्य है। और जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या मान आया, E सदिश इक्वल टू 2k, इसका मान क्या है, इसका मान P, और इसका मान क्या है, R और Q। P बराबर QA होता तो QA का मान हमने क्या रख दिया, P रख दिया, और ये R आ गया यहाँ पे, और नीचे क्या आ गया, R² का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R² का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमने शून्य मान लिया, लगभग नगण्य मान लिया इसके सामने, तो नगण्य मानते इसका मान शून्य हो गया। और शून्य को R² में से घटाएंगे तो R² ही बचेगा, ऊपर स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा दिया। जैसे हम इसको हल करेंगे तो ये होगा आपके पास 2kPr बाई, ये क्या हो गया, R की घात 4, और R की घात 4 में से एक R² घटा दो, क्या बचेगा, नीचे R³ बचेगा, नीचे क्या बचेगा आपका, R³ बचेगा। तो R³ बचेगा तो R³ रख लो, अपनी क्या प्रॉब्लम है। तो ये लो यहाँ पे मैं रख देता हूँ जो अपने पास मान आया, विद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता है अक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव के कारण ये सदिश बराबर R तो कट गया, 2kP बचा, तो ये लो 2kP बटा, नीचे क्या बचा, एक R कम हो गया, क्या बचा, R³ बचा, नीचे क्या बचा, R³ बच गया।
तो इस प्रकार से हमारे को यह मान रखना था, E बराबर KP अपॉन R क्यूब। ये जो समीकरण अपना 4 है, ये क्या है, द्विध्रुव के कारण उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 4 द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। अब देखो ये निर्भर किस पर करता है, के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, 9 इंटू 10⁻9 इसका मान होता है, 9 इंटू 10⁻9 इसका मान होता है। और आगे क्या होता है इसका, आगे क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसके का मान होता है, वो सूत्र होता है। मात्रक लिख दिया ये, और ये इसका मान। ठीक, ये तो नियत होता है, दो अपने आप में वैसे भी नियत है, दो का मान दो। पी का मान देखो हमारे पास क्या आया, के क्यू अपॉन, ये के क्यू पी का मान है, तो के का मान भी निश्चित है, क्यू का मान भी निश्चित है। के का मान तो ये है, क्यू का मान जो है सो है हमने लिया। द्विध्रुव के जो हमारे यहाँ पे डेरिवेशन करे उसके लिए तो नियत ही रहेगा, चाहे ये बिंदु आप कहाँ पे भी ले लो। देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, अब इस बिंदु को आर को आप यहाँ पे ले लो, चाहे आर को आप यहाँ पे ले लो, आर को आप यहाँ पे ले लो, कितनी भी दूरी पे ले लो, लेकिन इसके द्वारा जो द्विध्रुव है पी, ये तो क्या हो गया, सामान्य प्राप्त होना है एनी टाइम पर। तो द्विध्रुव का मान तो है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान मोमेंटम का, वो तो है क्या आपका QA। अब हमारे क्या हुआ, R पर निर्भर करता है, यानी द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की केंद्र से दूरी के घनानुपाती होती है, घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पे लिखेंगे हम नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के केंद्र से परीक्षण बिंदु की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। द्विध्रुव के केंद्र से परीक्षण बिंदु की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे इसका जो दिखाएंगे वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं,
ई समानुपाती 1/r³। ये तो घन हो गया और ये हो गया इसके व्युत्क्रमानुपाती r³ तो क्या हो गया, r³ तो घन हो गया और इसका व्युत्क्रमानुपात क्या हो गया ये, तो ई समानुपाती 1/r³। कहने का मतलब क्या हुआ कि केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है और केंद्र से विद्युत क्षेत्र की दूरी, केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी घटने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता है, क्योंकि ये घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है उस दूरी के घन के। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। क्यों? तो केंद्र से द्विध्रुव के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए कल की क्लास में जो और भी मोस्ट टॉपिक है आपका द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कल की क्लास में आप बने रहिए। और आज का जो अक्षीय बिंदु पर है आप उठाकर देखोगे, आपकी क्लास जो पीछे के पेपर अक्षीय बिंदु और निरक्षीय बिंदु पर लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछते हैं, डेरिवेशन ऐसा का ऐसा पूछते हैं। कल करेंगे निरक्षीय अक्षीय पर, आज हमने कर लिया है। बहुत अच्छा टॉपिक था, कल का भी बहुत अच्छा टॉपिक है, तो आप इसके लिए बने रहिए और अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक्स। यदि आप एपीपी पर है तो हमारे एपीपी प्रेस्ट यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। ओके, थैंक्स।